ओलंपिक्स हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ज़रूर होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को आगे आना चाहिए उसमें सपोर्ट करने के लिए। यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं बच्चों के लिए। यूनिवर्सिटी में ओलंपिक लेवल के बच्चे ट्रेन होते हैं। सो सारा भार सरकार के ऊपर न डाल के यूनिवर्सिटीज़ को भी इसके अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक्चुअली कॉन्फ्रेंस साइकोलॉजी और वेलनेस पर भी है। इसमें से एक पैनल थीम ये है। आज अब देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर मोबाइल्स पे गेम खेलते हैं, जबकि ज़्यादातर उनको फील्ड पे जाने की ज़रूरत है और उनकी साइकोलॉजी और वेलनेस के ऊपर इसमें शोध पत्र पढ़े गए हैं। हमारे बच्चे और हमारी जो विज़न है उसके अंदर हम 5 स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके अंदर हम बहुत फाइनेंशियली भी, मन से भी और रिसोर्सेज से भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो बेस्ट नेशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए हम कोच ला रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल्स के हैं और इसके अंदर हम बास्केटबॉल और कबड्डी और कुश्ती, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर कबड्डी और कुश्ती ज़्यादा करी जाती है। तो कबड्डी तो खैर ओलंपिक में नहीं है, बट जो आपका ये है कुश्ती, हरियाणा के अंदर आप देखते हैं बहुत लोग इसके अंदर इसमें ओलंपिक्स में मेडल्स लाते हैं। उस दिशा में हमारी सोच जा रही है। नमस्कार, मैं अपलव सक्सेना आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ दूरदर्शन और साथ ही साथ में मेरी जो को-मॉडरेटर हैं डॉक्टर गरिमा और साथ ही साथ में सारे पैनलिस्ट, आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। जैसे कि आप जानते हैं आज का जो हमारा विषय है ये बहुत ही अच्छा एक विषय है जो कि स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसका परचम हमारा देश, हमारा युवा लहराना चाहता है पूरी दुनिया में। और यहाँ पर जब बात होती है बिल्डिंग ओलंपिक ड्रीम्स, जब ओलंपिक में हम अपने झंडे गाड़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक क्वेश्चन मार्क आता है, हम कह सकते हैं कि रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग टैलेंट। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक एक करके मैं पैनलिस्ट से अपने सवाल पूछूंगा और जानते हैं उनके एक्सपीरियंस से, उनके एक्सपर्टीज से क्या इसमें हम नेक्स्ट लेवल पे इस टैलेंट को लेके जा सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल जो आ रहा है वो अरुणेश्वर गुप्ता सर आपसे आ रहा है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें सर, आपका एक बहुत इमेंस लॉ बैकग्राउंड भी है। एक सिंपल क्वेश्चन पहले मैं पूछता हूं बिफोर आई गो टू द स्पोर्ट्स लॉ। स्पोर्ट्स का डेफिनेशन क्या है सर? कैसे हम डिफाइन करते हैं स्पोर्ट्स को? स्पोर्ट्स इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जब आदमी हुआ, जब केव्स में रहते थे और जब उन्होंने पहला पत्थर फेंका उस जानवर को जो कि उस केव में घुसने की कोशिश कर रहा था, दैट वाज द टाइम व्हेन द फर्स्ट स्पोर्ट्स वाज क्रिएटेड। और वहीं से जो है वो फिर एरोज शुरू हुए, तो जेवलिन बना, आर्चरी बनी, जेवलियंस बने, तो सारा स्पोर्ट जो है इट स्टार्टेड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मैनकाइंड। एवरी पर्सन, कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं होगा जो अपनी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स नहीं खेलता। बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ड्रीम्स, ओलंपिक ड्रीम्स, देन वी आर टॉकिंग ऑफ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, वी आर टॉकिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। और कॉम्पिटिटिव अगर स्पोर्ट्स की हम डेफिनेशन अगर देखी जाए तो स्पोर्ट्स इज अ सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी विद डिसिप्लिन। इट इज something which gives you integrity. It helps you to create a team spirit. Now there's one of the most, everything is so important. It also helps you to come to your excellence. Because end में in sports your body has to be absolutely fit, your mind has to be absolutely fit, and you have to have a strong will to win. अगर will to win नहीं है तो आप sports में excel नहीं कर सकते। ऑन इट्स अल्टीमेट इट इज एन, अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशनली तो स्पोर्ट्स जो है इज अ पार्ट ऑफ लिस्ट 2 एंट्री 33 विच इज क्लब्ड विद एंटरटेनमेंट। तो स्पोर्ट्स हैव गॉट अ डिसिप्लिन ऑफ अ मिलिट्री, इट हैज गॉट अ मिलिट्री परफेक्शन। एक गलती करी मिलिट्री में, आप यू आर गॉन। इन स्पोर्ट्स यू आर बैक टू द पवेलियन एंड इट हैज गॉट द एंटरटेनमेंट ऑफ बॉलीवुड। So it is a very dynamic combination and high level of youth energy. So these are three things which are basics to an sports. Thank you so much, sir. May I now like to know what is your take, Shiv Prakash sir, on this? कि आपके अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स क्या है? मैं अरुणेश्वर सर के बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट है जिसमें कोई लैंग्वेज,
कोई भी कंट्री, कोई भी कल्चर बैरियर ही नहीं है। फुटबॉल खेलना है, उनको मालूम है क्या रूल हैं, क्या रेगुलेशन है। वो आपस में बात भी नहीं कर सकते वो दो कंट्रीज़ के लोग, बट उनको मालूम है खेलना कैसे है। तो यही स्पोर्ट्स की ब्यूटी है कि सब लोगों को इतना जोड़ती है, बिकॉज ऑफ बहुत सिंप्लिसिटी, रूल्स रेगुलेशंस इतने फिक्स हैं कि पूरी दुनिया में हर एक को स्पोर्ट्स के रूल्स क्लियर होते हैं। थैंक यू सो मच सर। एंड विल टू विन, ये एक जो हमें आज टैगलाइन मिली है, इसके लिए हमारे पैनलिस्ट के लिए प्लीज़ ताली एक बार जोरदार होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी टैगलाइन आज हमें दी है एंड थैंक यू सो मच सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इंदु मैम आपसे आ रहा है। बहुत सारे टीचर्स, स्पोर्ट्स टीचर्स आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो प्रोड्यूस करता है। आपके हिसाब से और नेक्स्ट लेवल पे क्या किया जा सकता है टू नर्चर स्पोर्ट्स? देखिए, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ LNIP को, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जी। तो स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए काम करना चाहिए यूनिवर्सिटी पॉलिसीज़ में। देश में हो रहा है, खेलो इंडिया का काम चल रहा है अच्छे से। आपका AIU बहुत सारे टूर्नामेंट्स कराता है, फेडरेशंस कराती हैं, नेशनल्स होते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं प्लेयर्स को आने में। लेकिन यूनिवर्सिटी में अगर एक 3 फेज सिस्टम अगर चालू कर दें, स्टार्ट कर दें, जिसमें कि एक हो कि जब एडमिशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक आइडेंटिफिकेशन ले लें थ्रू डेटा ड्रिवन आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि आजकल AI का भी ज़माना है एंड इट्स वेरी इजी टू क्रिएट डेटा। तो हमको डेटा कलेक्ट करना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का कि क्या उनमें स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड है कि नहीं। तो उससे बहुत कुछ पॉलिसी फ्रेमिंग में पता चल जाएगा संस्थानों को, यूनिवर्सिटीज़ को, कि हाँ ये बच्चा इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फला फला गेम में ये जा सकता है। दूसरा है कि डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि खाली खेलने से उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में अगर आया है तो वो हायर एजुकेशन के लिए आया है, तो कहीं ना कहीं उसे कहीं लीवरेज देना चाहिए कि आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो उसको हम काउंट करते हैं क्लासेस के रूप में, और क्लासेस सफ़र ना करें, उसको कहीं ना कहीं ऑनलाइन वीडियोस वगैरह उन क्लासेस की हमें प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट ही डजंट मिस द क्लासेस ऑल्सो। मैं डायरेक्ट क्लासेस की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि वीडियोस क्रिएट करें और वीडियो कंटेंट कि वो अपने समय पर देख पाएँ और वो अपने पढ़ाई कर लें। तो ये जब डुअल प्रोग्राम इस तरीके का कुछ चलेगा तभी एक एथलीट अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दे पाएगा, राइट। वो होगा तो वो डिग्री भी ले लेगा और साथ में वो अचीवमेंट भी करेगा। तो अगर हम इस तरीके से कुछ करते हैं तो हमारे संस्थान ने, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर एक स्कीम चली थी अभी रीसेट प्रोग्राम की, जिसमें जो एलीट एथलीट्स हैं जो अब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हमने छोटे छोटे कोर्सेज 45 डेज 30 डेज के क्यूरेट किए गए थे सो दैट वो सर्टिफिकेशन करके कहीं ना कहीं जॉब पाले। तो अगर यूनिवर्सिटी सिस्टम में हम अगर इतना लिवरेज देते हैं तो हमें इस तरीके के कोर्सेज की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो दिस वी शुड रिमेंबर ऑल द पॉलिसी मेकर्स। दूसरा एक ये भी है कि बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स का यूनिवर्सिटीज़ में, जिन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का है, उनको कहीं ना कहीं NAC में या कहीं और पर उसको थोड़ा ग्रेडिंग उसकी अप करनी चाहिए कि भाई हाँ इनके यहाँ एनवायरनमेंट है, फैसिलिटीज़ हैं, तो उसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो कि अभी उतना ज़्यादा है नहीं। और इसी के साथ एक और मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि हमारा संस्थान जो आगे करने जा रहा है कि ईच वन ट्रेन वन, कि आप अगर खुद एथलीट हैं तो किसी ना किसी दूसरे को ट्रेन करना चाहिए। मैं सीधा ओलंपिक की ही बात नहीं कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट बनेगा, एक एलीट एनवायरनमेंट बनेगा, स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट बनेगा, और हर बच्चा शहर से नहीं आता, गांव से भी आता है। तो ये जो इसका जो एक तरीके से नेगेटिव वर्ड तो नहीं बोलना चाहती, पर अभी मेरे दिमाग में वायरस ही आ रहा है कि खेलने का जो कीड़ा है वो गांव तक सब जगह फैले, और ईच वन ट्रेन वन करके अगर हम शुरू करते हैं
तो लोगों को काउंसलिंग होगी कि भाई हमें ये करना चाहिए और हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम ने एक बहुत बात अच्छी कही कि एज एन एथलीट शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि ओके आई शुड ऑल्सो ट्रेन वन, एंड डिजिटल मीडिया एंड प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए एथलीट्स कैसे स्पोर्ट्स को और ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं। एडिंग ऑन टू दिस, आई वुड लाइक टू आस्क प्रोफेसर अनिल सर, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो डीन in university, ki what is his views on this? Yeah, I think when we speak about India dreaming for the Olympics, there are many things which have to be set right. बहुत सारे चीज़ उसमें culminate होना है. And whatever schemes which we have started with the Khelo India and all the schemes, I think the end result will come maybe after 5 or 6 years. So I think the government should come in with some projects. If at all we are bidding for the Olympics, we need to streamline which are the target sports which we can maybe look for the immediate options, or low-hanging fruits we call them, and maybe a long-term policies on how grassrooting can be done for developing sports, like what Madam has told, each one train one. Whatever it is, the sports culture needs to be developed. Everyone into the field, everyone into the practice, everyone into exercise. You get a base. Finally, you get the people on the top of the pyramid where we can reap medals in the Olympics. So I think everything needs to be streamlined with a political will. And if India can do that, I'm sure there is no dearth of talent in the country. My next question goes to Dr. T. Onima Reddy, ma'am. Ma'am, since you are the professor in physical education, my question is slightly different from you. When it comes to the sports which we are talking about today, what do you think is the role of a university taking it ahead or promoting the sports while balancing education? So that's my question to you. The first question is, again, I would like to make you feel that sports is a platform where we are learning the perseverance. Yeah. It's making us to learn how to face the failures. So we are learning again and again that how we can come up with that. So this I would like to add to the first question you asked to sir. The question about the importance of sports universities in upliftment and talent identification is, first we have to take a platform where we could organize the small nurseries for the students, grassroots level, where we can catch the young talents and we can train them at the right position. So in universities, we can make a system where we can go for the nursery level of projects where our university setup can work. If the private university, they can club and associate the clubs and the private sports federations and associations at ground level. And after that, they should think about the district sports culture. Then they should talk about and think about the commissionary sports culture, where we can have a sports background in large and we can make up the programs in a practical way, which can meet out our expectations that the athletes are coming and they are doing the practice. It's very, very, it's projected on your will. On the overall performance of one project depends when we are taking it very seriously. Only making it, the planning should not supposed to be restricted only to the papers. It's supposed to cover with the projects and with your full willingness to make it a successful program. And then comes, I would like to draw the attention of the different sports university, but because recently I had been to one of the conclave, it is Bihar Sports University which is coming up. So we had a talk there that we should have
collaborations of the different ideas of sports universities. Like we were talking about LNIP Gwalior, ma'am is sitting here as Vice Chancellor, and NSNIS Patiala. See, these universities, they have not made in one day or 1 year. They have gone for lots and lots of practice, trials, experiences, but bitter experiences. So we have to learn that what they have learned in there, and we have to take those experiences together. And good people should come and they should talk on ground level that what kind of problems are there we are facing. This is my view in this regard. Thank Very you so well much. said, ma'am. I myself, being from the university system, I can understand that curriculum designing also play a very important role. That okay, those who are athlete and good at playing, should be motivated for coaching, not for classes. Very well said, ma'am. Moving on to next question. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर इनसाइट्स. मेरा नेक्स्ट सवाल जो आ रहा है वो डॉक्टर योगेश सर से आ रहा है. योगेश सर, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं अगर हम बात करें प्रमोट करने के एजुकेशन को. एंड एजुकेशन मैंने क्यों बोला, क्योंकि एजुकेशन प्रमोट काफ़ी ज़्यादा हो रही है इंडिया में ऑलरेडी. जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की, वो भी हम आजकल एजुकेशन के थ्रू ही प्रमोट कर रहे हैं, राइट? बुक्स में भी आता है, हम लोग एडवर्टीजमेंट भी देते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का. और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है. सो व्हाट इज़ योर इनटेक एंड व्हाट इज़ योर व्यू इन दिस कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का प्रमोशन स्पोर्ट्स को उसको रिलेट करते हुए एजुकेशन से? थैंक यू. मैं क्योंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी सिस्टम में बेसिकली 3 बड़े दायित्व यूनिवर्सिटीज़ के पास रहते हैं कि एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जहाँ डिग्रीज नॉर्मल दी जाती हैं, दूसरा नए ज्ञान के सृजन का जहाँ पे कि नया ज्ञान अर्जित किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, और तीसरा उस जो अर्जित ज्ञान है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स. जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात की, एज ए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी व्हाट आई थिंक इज़ लाइक हमारे पास लगभग 15 लाख के करीब स्कूल्स हैं, और अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो लगभग 1100 के करीब यूनिवर्सिटीज़, 44,000 के करीब कॉलेजेस और 1,000-1,500 के करीब स्टैंड लोन इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में है. स्टिल वी आर नॉट क्लैपिंग. इतना बड़ा नंबर यहाँ पर आया है, तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं. थैंक यू. तो इतने बड़े लाइक दिस इज वन ऑफ द जाइगेंटिक एजुकेशनल स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, बहुत बड़ा है, और इतने बड़े स्ट्रक्चर को मोबिलाइज करना. तो एज ए यूनिवर्सिटी हमारा रोल मुझे लगता है कि कार्यक्रम को पहली बात तो स्कूल एजुकेशन को हायर एजुकेशन के साथ और प्री स्कूलिंग जो है, इन तीनों का कनेक्शन स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अभी तक जो मैं एज ए टीचर अपने 20 साल के करियर में समझ पाया हूँ, कहीं ना कहीं जो ट्रांजिशन, चाहे मैं प्री प्राइमरी एक्टिविटीज़ से एक स्कूल लेवल की एक्टिविटीज़ या स्कूल लेवल की एक्टिविटीज़ से यूनिवर्सिटी लेवल की एक्टिविटीज़ जो है, कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है कम मुझे नज़र आता है. तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन मोबिलाइज सिस्टम इन सच ए वे कि तीनों का कनेक्शन बढ़े. रही एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात, क्योंकि सर से मैं मजाक कर रहा था गुप्ता जी से कि सर ने कहा कि आप लोग PTIs तैयार करते हैं. आई फील प्राउड ऑफ प्रोड्यूसिंग PTIs. और अलग अलग देशों में मैं जाता रहा तो मैंने देखा सिस्टम. पहली चीज़ मुझे ये लगती है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारे कोई नस्ल खराब नहीं है, हमारी कोई ब्रीड में कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन जो एक सिस्टम अप्रोच के साथ एक नेचुरल इवॉल्व होना चाहिए एक एथलीट को, वो कहीं ना कहीं लिंक जो है मिसिंग है. और उस लिंक को स्ट्रेंथन करने के लिए जो एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल आज मैं फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ टीचर की बात करूं स्कूल में, तो सभी के पास करिकुलम है. मैथ का टीचर मैथ का करिकुलम डिलीवर करता है, सोशल साइंस का टीचर सोशल साइंस का करिकुलम डिलीवर करता है, लेकिन जो करिकुलम स्कूल एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन टीचर के पास होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ सेट ऑफ एक्टिविटीज़, वो एज सच बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है. उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है. अभी रिसेंट में जैसे मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात करूं तो प्राइमरी एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अभी 100% के करीब है हमारी, लगभग सारे बच्चे एनरोल्ड हैं, ऑन पेपर्स तो है एटलीस्ट. तो अगर आप देखेंगे तो फिजिकल एजुकेशन का रोल सभी टीचर्स को निभाना है,
लेकिन आप देखें हमारे प्राइमरी स्कूल्स कितने एक्टिव हैं, या जो दूसरे सब्जेक्ट के, जो टीचर एजुकेशन के, हम जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स की बात करते हैं या इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स की बात करते हैं, वो लोग कितने ट्रेंड हैं प्राइमरी लेवल के या प्री अर्ली चाइल्डहुड केयर के जो बच्चे हैं उनको फिजिकल एक्टिविटीज करवाने के लिए। एक रीसेंट मेरी विजिट टोक्यो की थी और वो एक बहुत छोटा स्कूल था, 5th क्लास के बच्चे थे और क्लास में डिसीजन मेकिंग में बच्चे इन्वॉल्व थे, कोई भी मूवमेंट, इट वाज अ टीम गेम। और आई वाज सरप्राइज कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक यहाँ हम अभी क्या है, कोच ड्रिवन एजुकेशन है स्पोर्ट्स में, कि कोच ने जो कह दिया वो ब्रह्मवचन हो गए और एथलीट्स उसको सिर्फ फॉलो करेगा। लेकिन जो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोमेंट्स में, मोमेंट एजुकेशन के जो जर्नल है, कैचिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, हाइट और डेप्थ का परसेप्शन, वो कहीं ना कहीं स्कूल एजुकेशन का अगर हिस्सा बने, ओवरऑल जो ये स्कूल्स हैं 15 लाख स्कूल, अगर ये अच्छे एक्टिव हों तो ऑटोमेटिकली जो पिरामिड है उसकी हाइट ऑटोमेटिकली ऊंची हो जाएगी। थैंक यू। शिव प्रकाश सर, बिफोर आई मीन ऑफ कोर्स यू वांट टू ऐड समथिंग, लेकिन मेरा एक सवाल भी था जिसमें आप जब ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए बात जब स्पोर्ट्स की हो रही है, आप इस इंडस्ट्री से हैं, आपसे मैं सवाल थोड़ा सा डिफरेंट पूछना चाह रहा था। इस बात में कोई दो राहे नहीं है, कोई शक नहीं है कि अगर हम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें मीडिया की फॉर एग्जांपल, तो 24/7 मीडिया चैनल्स आ चुके हैं। डीडी स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी प्रमोट करता है स्पोर्ट्स को। आप सिंस आप एक इंडस्ट्री से हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं, हम ओलंपिक मेडल टैली को बढ़ाना चाहते हैं, 2036 के लिए भी हम तैयारियां कर रहे हैं। आपका क्या मानना है कि यूनिवर्सिटी का रोल कितना इम्पॉर्टेंट अभी है, होने वाला है? आपका लुकआउट क्या है कि यूनिवर्सिटी, क्योंकि आज का टॉपिक ये है, यूनिवर्सिटी को और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि, जो कि बात वही हो रही है कि अभी थोड़ा सा अपस्केल करना है, क्या करें? क्या इसको एजुकेशन में ढालें, क्या इसको प्रैक्टिस बनाएं? मैं काफ़ी टाइम से स्पोर्ट्स फील्ड में हूँ, प्लेयर्स को जानता हूँ, प्लेयरों से मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को, फेडरेशंस को, सबको मिलते हैं। एक शायद बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा। गवर्नमेंट पॉलिसी तो बहुत अच्छी लाती है, पर शायद उसको इम्प्लीमेंट ऑनेस्टली हो नहीं रहा। गवर्नमेंट की जो नई स्पोर्ट्स एजुकेशन पॉलिसी है, उस पॉलिसी में ये कहा है कि हर बच्चे को एक ना एक फिटनेस एक्टिविटी करनी ज़रूरी है। उसके लिए क्रेडिट पॉइंट सिस्टम उन्होंने रखा था कि ताकि उस बच्चा, चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से है, क्योंकि पहले दिन से कोई बच्चा स्पोर्ट्स नहीं कर सकता, जब तक वो फिटनेस लेवल उसमें आता है, उसके बाद ही उसमें से टैलेंट सर्च करके आप स्पोर्ट्स पर्टिकुलर में डाल सकते हो, उसकी डीएनए के हिसाब से, उसकी और एक्टिविटी देख करके। तो जो स्पोर्ट्स एजुकेशन पॉलिसी में क्रेडिट पॉइंट सिस्टम है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे कॉलेजेस, सारे स्कूल, सारे यूनिवर्सिटी को कहा है, वो आज तक ना तो किसी यूनिवर्सिटी ने समझा, ना वो एप्लीकेबल कर रहा है, ना कोई स्कूल उसको करने को तैयार है। क्योंकि उसके लिए क्या है, जो कॉन्सेप्ट ये डिज़ाइन हुआ था कि जैसे फिजिकल ट्रेनिंग पीटीए सर होते हैं, इनकी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है स्कूल के लिए फिटनेस तैयार करना, लेकिन हर बच्चे के अंदर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी और उसको फिट तैयार करने के लिए वो अकेला नहीं है। उसके लिए कोर्सेज के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, उससे बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। हो सकता है कि हर एक बच्चे का उसकी चॉइस के हिसाब से उसको कौन सी एक्टिविटी में वो इंटरेस्टेड है, वो एक्टिविटी करा के उसको फिजिकली फिट करा जाए। ये फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12, उसके बाद कॉलेजेस में ये गवर्नमेंट ऑलरेडी स्कीम्स ला चुकी है, एजुकेशन पॉलिसी में अवेलेबल है। वो शायद यूनिवर्सिटी को कहती भी है कि भाई आप क्रेडिट पॉइंट के बेस पे एडमिशन लो बच्चों के, तो लेकिन ना तो स्कूल उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ना यूनिवर्सिटी कर रही है। तो एक तो ये बहुत बड़ा इसमें पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर हम किसी भी तरीके से फिटनेस लेवल ला सके, उसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। As sir said कि grassroots level implementation की problem है. So as Indu ma'am said, she also would like to add something. Ma'am, please, you can go ahead. I would like to, although I have already spoken, but one point is very essential to be spoken from this platform. कि जब हम स्पोर्ट्समैन के पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट को एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि जब खेलो इंडिया का या AIU का या कोई भी फेडरेशन नेशनल गेम्स का जब वो
टाइम इवेंट का जो टेबल बनाते हैं, डेट्स एश्योर करते हैं कि अब से अब होगा, तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के साथ भी उन्हें कोऑर्डिनेट करना चाहिए, क्योंकि सभी, आई थिंक आज की तारीख में सभी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिस्टम में चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कई बार वो मिस कर जाते हैं एग्जामिनेशन। तो उनके स्पेशल एग्ज़ाम्स तो होते हैं, बट स्टिल कंटिन्यूएशन में जब वो कई बार कैंप में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो उनका मिसिंग आउट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक लिंक ब्रोकन है कि एक का कैलेंडर पहले निकल गया, कहीं कुछ भी और दूसरे का कुछ और है, तो वो मैच होना चाहिए, किसी लेवल पे तो मैच होना चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म से बार बार एक जो वर्ड सुन रही हूँ वो थोड़ा सा कानों को मेरे को शुरू से खटकता है कि पीटीआई की पोस्ट अभी नहीं है, फिजिकल एजुकेशन, इट इज़ पीईटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, सो दैट पीटीआई इज़ नो मोर अ पोस्ट, ऑल्दो हमारे टाइम में थी और वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड लोग होते थे, बट अभी इट इज़ पीईटीज। As Yogesh sir said कि एक सिंक की प्रॉब्लम है सिंस प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी टीचिंग, एंड सर ने बोला जैसे इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एंड ग्लोबल लेवल कंपटीशन भी स्पोर्ट्स एथलीट्स को पता होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करनी चाहिए। एंड जैसे मैम ने बोला कि एकेडमिक कैलेंडर को भी ध्यान में रखना चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़। आई वुड लाइक टू आस्क अरुणेश सर ऑल्सो कि सर लीगल सपोर्ट क्या है स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट्स को इंडिया में, और क्या और ज़रूरत है लीगल सपोर्ट उनको देने की सर? लॉयर का जो रोल है वो सिर्फ किसी की लाइफ या डेथ तक नहीं है, वो जब से बच्चा जब कंसीव होता है तब से लेकर सक्सेशन सर्टिफिकेट तक लॉ इज इन्वॉल्व एवरीवेयर। इसलिए वो 8 साल का जब स्टूडेंट है, आज बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या आती है लॉयर स्टूडेंट स्पोर्ट्स के अंदर, कि वो कहते हैं जी अगर 18 साल का बच्चा नहीं है तो आप उसका तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आप उसको पैसे नहीं दे सकते ना। तो प्रॉब्लम है कि अगर वो नहीं कर सकते उसके पेरेंट्स करेंगे, बट यू हैव टू इन्फ्यूज स्टार्ट इन्फ्यूजिंग मनी एंड सपोर्ट सिस्टम इनटू दी कॉन्ट्रैक्ट। अब आप जो अभी तक क्या है कि सब लोग क्योंकि पिक्चरें देखते हैं उसमें वो लिटिगेशन का मतलब, लॉयर का मतलब होता है लिटिगेट कराना, झगड़ा कराना, झगड़े को रिजॉल्व करना, लेकिन लॉयर का काम झगड़ा वो जो आप देख रहे हो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो मेजर काम है लॉयर का इज टू हैव एग्रीमेंट्स। और आज सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम स्पोर्ट्स पर्सन की हर एक की है वर्ल्ड में, आप चाहे स्टेफी ग्राफ को ले लो, आप चाहे जिसकी ले लो, वो ये होता है कि जब वो अच्छा प्लेयर बन जाता है, जब वो पैसे कमाने लगता है, तो उसके एग्रीमेंट्स बड़े गड़बड़ हो जाते हैं। तो वन ऑफ द मेजर वर्क विच लॉयर्स कैन हेल्प, एंड एवरी स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आपको लॉयर एज अ प्रोफेशन किसी को लेना है, द फर्स्ट थिंग ही शुड हैव अ गुड लॉयर एंड अ गुड फाइनेंसर। आप लोगों को आइडिया का मैं बताता हूँ, जो फीफा है, फीफा में जो इन्होंने कहा कि जो प्लेयर्स हैं आज अच्छा प्लेयर अगर होगा कोई, जैसे आज कॉलेजेस में भी होता है, 10th क्लास में अगर स्टूडेंट होता है तो कहते हैं स्कूल वाले कि हमारे स्कूल में आ जाओ, हम स्कॉलरशिप देंगे। कॉलेजेस में भी यही होने वाला है कि अगर अच्छा होगा क्योंकि उसको अकोलेट मिलता है तो कहेंगे भाई आप हमारे को करो, हम तो स्कॉलरशिप भी देते हैं एंड विल गिव यू क्रेडिट पॉइंट्स ऑल्सो। लेकिन उस समय एग्रीमेंट्स, प्रॉपर एग्रीमेंट्स होने चाहिए। द यूनिवर्सिटी इज गेटिंग अकोलेट्स। अगर आप देखें तो मिशिगन यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम्पल है, मार्क स्पिट्स, हु गॉट व्हाट मोर देन 20 ओलंपिक गोल्ड ओलंपिक्स, वो अल्टीमेटली वाज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। So this is going to be a big game changer. The transfer money in FIFA this year is $2.8 billion. $1 billion is about 85 या 8,500 करोड़। तो करीब 20,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है खाली ट्रांसफर ऑफ प्लेयर्स के अंदर, और ये इज अ बिग मनी एंड दिस इज मनी विच गोज टू द प्लेयर। और मेरे को पूरा विश्वास है कि वी विल बी डूइंग वेल, एंड जब 2036 हम लोग बिड कर रहे हैं, और आज भी हम तैयार करेंगे, जो आज 10 साल का 8 साल का अच्छा बच्चा है, we will be doing well in 2036 Olympics if it is held in India. Thank you.
कितने किलोमीटर इनके साथ दौड़ती हूँ मैं, इन्होंने कितना पसीना बहाया है उसकी गवाह हूँ मैं। मिट्टी हो या मैट, दोनों पे इनके साथ हूँ मैं। इनका फोकस कितना क्लियर है पता है मुझे। नेशनल एंथम पे सीना तान के खड़ी होती हूँ मैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक, सालों से देश की सेवा में खड़ी हूँ मैं। ये सिर्फ स्पोर्ट्स की जर्सी नहीं, देश की वर्दी है। कितने किलोमीटर इनके साथ दौड़ती हूँ मैं, इन्होंने कितना पसीना बहाया है उसकी गवाह हूँ मैं। मिट्टी हो या मैट, दोनों पे इनके साथ हूँ मैं। इनका फोकस कितना क्लियर है पता है मुझे। नेशनल एंथम पे सीना तान के खड़ी होती हूँ मैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक, सालों से देश की सेवा में खड़ी हूँ मैं। ये सिर्फ स्पोर्ट्स की जर्सी नहीं, देश की वर्दी है। My next question goes to Anil sir. Anil sir, what do you think are the psychological aspects when it comes to nurturing sports? Because that plays indeed a very important role. What do you think about it, sir? Yeah, I think when ultimately the Olympic medal tallies are spoken and discussed, then we come to the psychological aspects. So it is never spoken in the preparatory phases. True. So I think we need to streamline that process where the psyche of a child is a building, nurturing process. It cannot be that he comes to the national level and suddenly we try to inject him the champion mindset. It has to come from the culture, it has to come from the family, it has to come from the society, from the schooling, parenting, education, sports education, everything should go. And very rightly said, education should be part of allied sports person. You see many allied sports persons, they are all PhD holders in sports sciences and very high degree holders, apart from India. India, it is, education is something different and sports is something different. So the cognitive level of the player is very important. If you cannot understand, if you cannot transform what is being spoken and the technique and other things, he'll be a poor learner. And that learning approach will be totally dependent on the coach, where we say the coach-centric approach is there. So the athlete has to be independent. For that, I think the preparation in the psychological mindset is very, very important. It has to come from an early stage. It is not that when he comes to the national level, then we point out that he has to be built up psychologically. So parenting plays an important role. Family atmosphere plays an important role. The society and culture plays an important role. And the professional approach of psychological support, again, adds to it. Right. Thank you so much, sir. एक बार तालियां हो जाएं sir के लिए, please. Now, a common question to all the panelists. I would request everyone to answer this one by one. See, we all know that we are doing good. मतलब स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है कि भारत का नाम नहीं है, भारत के प्लेयर्स नाम नहीं कर रहे हैं, या इवन प्रोफेशन की अगर बात करें तो टीचर्स हैं, कोचेस हैं, वो अपना नाम कर रहे हैं. दे आर डूइंग गुड. वी वांट टू बी द बेस्ट. अब हम इसी के लिए बात कर रहे हैं कि हमें उसमें और अच्छा करना है, बेस्ट करना है या टूवर्ड्स बेस्ट जाना है. मैं आप सभी की ओपिनियन जानना चाहता हूँ एक एक करके. व्हाट डू यू थिंक कि आज के टाइम पे, क्योंकि हमारा टॉपिक भी ये कहता है आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग टैलेंट एट यूनिवर्सिटी लेवल, व्हाट डू यू थिंक एज पर यू are the requirements in the present era for the future as well, infrastructure wise, support wise, resource wise, overall आपका क्या व्यू पॉइंट है कि ये रिक्वायरमेंट है, ये होगी तो आगे हम एक बेहतर भविष्य या आज एक बेहतर कल देख सकते हैं? One by one, please, everyone. I would like to have some highlights on this. First, देखिए, जो एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको हमेशा ही आप खेल से दूर नहीं रख सकते, उसकी प्रवृत्ति होती है खेलने की. हम लोग ने देखा काफ़ी अच्छी आपके यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा है. इसी तरह से बहुत से अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो खेल में क्या होता है कि बच्चा जब ग्राउंड पे कुछ ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स करता है और उसमें वो जीतता है, तो वो उसके जो सफलता है उसको उसका टेस्ट लग जाता है. और कुछ ही कंपटीशन के बाद जब वो हारता है तो उसकी सफलता का जो टेस्ट है उसको बार बार कहता है कि फिर से जीतो. तो अगर इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने आसपास ही कुछ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में नर्सरीज़ को डेवलप करें, पहले वो उसको तो पहले किसी तरह से 30 डेज़ का या 40 डेज़ का कुछ कैंप लगाएं और उससे उनको कुछ बच्चे मिलेंगे जो कि 100 से 60 में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाद में 40 में आ जाएंगे. तो ये नंबर जो होते हैं पर्टिकुलर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ को खासकर या यूनिवर्सिटी सेटअप में उन बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए.
और उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर देखिए एक समय अगर उनको थोड़ा सा रुकने की व्यवस्था हो जाए उन बच्चों की, तो वो बच्चे हमेशा के लिए आपकी यूनिवर्सिटी सेटअप में प्रैक्टिस करेंगे और वो बच्चे 100% ऊपर तक जाएंगे। और इसके लिए जो स्कीम्स होती हैं, जो मैं शिव सर से बिल्कुल एग्री हूँ कि पेपर्स में वो स्कीम्स ना रह जाएं। जो स्कीम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और कमिश्नरी लेवल पे लगाई गई, उन सभी स्कीम्स को साथ में उनके सभी लोगों को साथ में आना चाहिए। यूनिवर्सिटी की अपनी एक पर्टिकुलर कमेटी बननी चाहिए इन लोगों के साथ, एसोसिएशंस के साथ भी और फेडरेशन के साथ भी, अगर पॉसिबल हो सके तो, जिसमें किसी भी और तरीके का लक्ष्य किसी का ना रहे। उनका लक्ष्य रहे कि वो लोग उन बच्चों को साथ में लेके आए और उनको रियल स्पोर्ट्स एटमॉस्फेयर है जो प्रोवाइड कर सकें। तो मुझे लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। Thank you so much, ma'am. Next, I would like to ask Yogesh sir, what's your intake on this? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से आता हूँ, तो मैं अभी बात भी कर रहा था कि खिलाड़ी के अलावा ज़्यादातर चीज़ें जो खिलाड़ी से जुड़ी है हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के इक्विपमेंट्स हों, सर्फेसिस हों और बहुत सारी चीज़ें। जब तक जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भारतीयकरण नहीं होगा, आज ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, आर्टिफिशियल सर्फेसिस बन रहे हैं, ये शिव जी तो डील भी कर रहे हैं मुझे लगता है उसमें, लेकिन अगर उसका भारत यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, अभी लाइक चाइना के हर एक गवर्नमेंट स्कूल में टाइम गेट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में टाइम गेट्स लाखों रुपए का आता है। अगर उसका भारतीयकरण किया जाए और वो लो कॉस्ट प्रोडक्शन यहाँ हो और वही अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की हर एक, जैसे मैंने कहा 15 लाख स्कूल है या 55-56 हज़ार हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें अगर ये चीज़ें अवेलेबल है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, और हम चाहते हैं इतने बड़े स्कूल एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर दें, तो लो कॉस्ट प्रोडक्शन, चाहे उस इक्विपमेंट्स की हो, ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स की हो, या उससे जुड़ी जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे रिकवरी प्रोडक्ट्स की हो, जैसे मैं ऑक्सीजन चैम्बर्स की बात करूं, या आपके रिकवरी के जो लेग्स आते हैं, मैग्नेटिक लेग्स आते हैं वो है, या जितनी भी लाइक हम ट्रेनिंग प्लान करते हैं, ट्रेनिंग में जैसे फॉर एग्जांपल रिकवरी के प्रोसेसेस हैं, जितने उससे एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, तो हम ज़्यादातर चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे न्यूट्रिशन के मैं लैब में गया, निफ्टम हमारे पास में है, तो जितने भी इक्विपमेंट्स उस लैब में लगे हुए थे तो अलग अलग देशों से इंपोर्ट किए गए थे। अगर उसकी अवेलेबिलिटी इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन शुरू होके और उसकी अवेलेबिलिटी लो कॉस्ट सभी इंस्टीट्यूशन में हो, तो मुझे लगता है हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे। ट्रेनिंग की बात रही तो हम सब फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी मेरे पास हैं यहाँ पे, लेकिन जब हम खुद के प्रोडक्शन की बात करते हैं एज ए प्रोफेसर, व्हाट आई हैव प्रोड्यूस्ड, लाइक अगर मैं एक्टिव एथलीट्स की बात करूँ तो मैं कितने एक्टिव एथलीट्स को अपना सपोर्ट देता हूँ नॉलेज का, जो एक्सटेंशन है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, कम्युनिटी में काम करना पड़ेगा, और अगर नॉलेजेबल लोग बाहर जाएंगे तो उसका फ़ायदा रियल टर्म में ग्रास रूट लेवल पे एथलीट्स को होगा। अभी तक जो मेजर एक कॉज मुझे ये भी लगता है, हमने एक सैग्रीगेशन बना लिया, ओके आई एम ए प्रोफेसर, आई विल नॉट गो टू कोर्ट और प्ले फील्ड, और एक्चुअली काम तो वहीं है, खिलाड़ी तो वहीं से आने, तो एक ज्ञान वाला आदमी जब वहाँ पे काम करेगा, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। थैंक यू। Thank you, sir. Next, I would like to ask Shiv sir, what's his take on this? एक्चुअल में जैसा सर कह रहे हैं, हमको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, डेफिनेटली डिमांड एंड सप्लाई का सारा इशू है। जैसे हमारे स्पोर्ट्स गारमेंट्स की बात करें तो पहले, आज से 20 साल पहले शायद हम 60% इंपोर्ट करते थे फैब्रिक्स और 40% यहाँ पर करते थे। आज हम 90% हमारा इंडिजिनस फैब्रिक बनने लगे हैं, जो क्वालिटी वाइज मैच करते हैं इंटरनेशनल फैब्रिक्स को और उनके गारमेंट्स को, स्पोर्ट्स गारमेंट्स को। और मुझे लगता है अगले 2 साल के अंदर अंदर वो जो 10% का गैप भी है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है गारमेंट्स के मामले में, स्पोर्ट्स फैब्रिक के मामले में।
मैं स्पोर्ट्स इंफ्रा में भी काफ़ी काम करता हूँ, और हम लोग जो सर कह रहे हैं हम कोशिश ऐसे ही करते हैं। हमने एक स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग एसोसिएशन बना रखी है, बिट्स पिलानी के साथ मिलके हम लोग काम करते हैं। हम वहाँ पे यही सब चीज़ें डेवलप करते हैं कि हम कैसे लो कॉस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप कर लें, प्ले फील्ड डेवलप कर दें, इक्विपमेंट डेवलप कर दें। तो हम कोशिश करते रहते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट मिलते हैं तो हम लोग वो भी काम करते हैं। तो अगर कहीं कोई यूनिवर्सिटी कोई ऐसा जो भी अगर सोचती हो कोई काम है, तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकती है, और वहाँ से हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं। गवर्नमेंट आजकल हमको देने लग गई है, तो हम यूनिवर्सिटीज़ को दे सकते हैं, फंडिंग भी कर सकते हैं। जो स्पोर्ट्स में कोई भी काम अगर करना चाहें वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर हमें ओलंपिक लेवल पे जाना है तो हमको रियली ओलंपिक लेवल की क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट भी या कोई भी एक बार तो सामान खरीद लेता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस पे कोई ध्यान नहीं देता, जो कि हमको यूनिवर्सिटीज़ को इस पे फोकस करना पड़ेगा, ताकि हम उस प्लेइंग सरफेस को इतना अच्छा मेंटेन करें कि कोई भी एथलीट को कभी इंजरी ना हो। जरा क्योंकि इंजरी के बाद वो दोबारा शायद अच्छा प्लेयर बन सकता है या नहीं बन सकता, बहुत चांसेस है वो नहीं दोबारा खेल पाता। तो हमको अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अच्छी मेंटेनेंस पे भी पैसे जरूर खर्च करने चाहिए, सो दैट हमारे बच्चे या हमारे एथलीट्स जो हैं कभी भी इंजर्ड ना हो। थैंक यू। Thank you so much, sir. Please, sir, go ahead. Yeah, I think I'll endorse all the points which was raised by the panelist. I think we need to look into a very broader perspective. There are surveys done of what is the percentage of kids playing sports in India, and it is less than 30%. And there was also a question asked how many are interested in sports. It was 66%. So 66% are interested to participate, but they are not able to participate. So this accessibility is an important point to be addressed. So we are losing talent. We don't know who will emerge as a champion in the longer run. So with less than 30% students, kids playing sports, and in women, the participation is still less, very less. These are very scanty surveys. This is not a national level survey. I think we need to survey on that and see what is the actual statistics of kids into sports. So this accessibility is one point which we need to address on. Second is the affordability. How many of the kids and the parents and the families can afford sports? Sports has become very costly. Right? You take example badminton, tennis, or swimming, or whatever it is. So the affordability part is again then we need to pour in money where we support young kids, where some corporate funding or CSR funding comes in, scholarships and finance, because medals in Olympics is totally linked with the economy. If you're not economically rich, don't dream about any medals. You cannot have it. So how do we put the money into sports? That's an important question to be addressed. And infrastructure, of course, they have spoken. I think more than that is the expertise we have. Do we really have the expertise to nurture Olympians? Do we have coaches whom we call as experts? Do we have sports scientists who are really experts in their task? So it's very scanty. One or two here and there. It cannot cater to the larger population of India. So building up this human resource is very important. Nurturing this expertise in various sports science fields is very important. And seeing that the best people are in place to develop sports. I think a long journey to be taken if 2036 is a target for us. Having spoken before about targeting which are the possible sports for India, maybe individual sports, where I think there are some sports where we cannot even imagine that we'll be in the Olympic run, even after 100 years. So why to invest more on that? Let us be very practical on it. Invest on which is very practical for 2036. Look for 48 or 50 as a middle target, and maybe 100 years as a target for other sports. So I think it has to be really streamlined. Thank you very much. Thank you, sir. Now I would like to ask Anuresh sir, what's your call on this? अगर हम फोकस करें कि नीड ऑफ द प्लेयर क्या है, तो जो प्लेयर है ही इज सो मच फोकस्ड ऑन हिज प्ले दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही डजंट नो अदर थिंग्स. अगर आप देखें तो जो आदमी 8 घंटे या 10 घंटे खेलेगा, वो ही कांट इन्वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी फॉर अदर थिंग्स. ना एक तो जो मेजर इशू आ रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में जो 8 घंटे बच्चा पढ़ता है और 4 घंटे स्पोर्ट्स खेलता है, और एक दूसरा है जो कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आ रहा है तो वो 8 घंटे खेलता है और 4 घंटे पढ़ता है. So we have to work out a sync between these two sort of a thing. Then the most important thing is what does the player need? The player needs 9 things, and if we have to work on each one of them, he needs infrastructure, grounds and turf. जैसे इन्होंने कहा कि ultimately उसमें जो I was trying to say कि internationally वो कहेंगे जी ये जो टर्फ हॉकी की है या ये बैडमिंटन की है ये योनक्स वाला बनाएगा या कोई और बनाएगा.
Why not India? So we can at least to a level, you see international level पे international करेंगे, लेकिन up to a level we can have make in India turfs, we can have make in India equipments, everything can be done in. और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जब मेरठ में लाल बॉल बनती है क्रिकेट की, वो कहते हैं हम पिंक बॉल से खेलेंगे, जब पिंक करते हैं तो वाइट बॉल से खेलेंगे. Now this is where the international game comes in. So we will have to work on national systems where we can have our own national finalize कि भाई ये जो है इस तरह का हुआ तो हमारे को नेशनल लेवल तक ठीक है, फिर then we go to international level. Then we need coaches, then we need diet. I know so many players जो कि आज नहीं कर पाते because वो उतना खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, because they need energy, so they need the right kind of diet. They need health, but the diet is connected to health, but medical is very important. Then emotional support is important. Then scientific support is important. आजकल इतना scientific हो गया है कि I know about a high jumper who used to hit it when he used to reach to a particular height. तो उन्होंने कहा जी आप 6 इंच जब पूरा उसका लिया scientific, तो उन्होंने कहा जी आप 6 इंच पीछे से अगर आप जंप करोगे then you can clear the bar. Now this is again, as he said, the panelist said कि ultimately this is costly, but we have to put that cost if you want to evolve. Then you have to pick up those people. Then you need economics. How the player will deal with his own economics. So you need support there. And finally, everybody looks for insurance. So that is why we look for jobs. Say, sports people have been looking for jobs because they need insurance. कि pension मिल जाएगी. So we'll have to create the whole industry of this, the whole sports industry will have to evolve in a professional way on its own. And that is the only way we can excel in sports. I'm very well agree with the statement, sir. I would like to add that the science, as I have told, that we have to be a little bit scientific. It's not, we have to be very critical in this. If we would like to have the medal, we have to give the feel also. That standard equipment के साथ जब practice होती है और जब competitions होती हैं तो उस समय कुछ हम अलग feel करते हैं. और जब हम लोगों को ground level पे एक बच्ची 1.89 का jump कर रही है high jump national level पर, और उसका अगर आप देखेंगे training, तो she is just ground level पे उसे बहुत ही limited equipment के साथ practice कर रही होती है. और आप जैसे ही national games के लिए जा रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल standard equipments होते हैं जो कि world एथलेटिक्स और एशियन एथलेटिक्स को मैच कर रही होती है. तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो ये बहुत ही ज़रूर सोचना है, उतना ही साइंटिफिक होने की ज़रूरत है. इसमें हमें एक बात ज़रूर ऐड करना चाहिए कि जितनी भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ है या यूनिवर्सिटी सेटअप है, वहाँ पे स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ज़रूर होने चाहिए जो मस्ट हैं, क्योंकि इंजर्ड स्पोर्ट्स पर्सनस जाएंगे कहाँ? अगर इंजर्ड स्पोर्ट्स पर्सनस हैं और उनको हम जरा सा कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी या किसी और भी मोडालिटीज़ से हम तुरंत ही इसको ठीक कर सकते हैं, तो क्यों ना ऐसी फैसिलिटीज़ को प्राइम रखा जाए उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे. और दूसरी बात है कि साइंटिफिक होने की बात है तो हमारे पास सभी साइंटिफिक लैब्स मस्ट होनी चाहिए, जिसमें फिजियोलॉजी लैब्स हैं और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स लैब्स हैं, जिस पे कि रिसर्च सभी चीज़ें होती हैं. लेकिन जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको स्पेसिफिकली अपनी किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट को देखना होता है तो कैसे जज करें? अगर वो बच्चा इतना अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, उसका एंगल, डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी सब बहुत उस लेवल पर है, नेशनल लेवल पर है या इंटरनेशनल लेवल की सिचुएशंस को मीट आउट कर रहा है, तो उसकी इस तरह की रिसर्च भी उसे बहुत हेल्प करती है और बच्चा काफ़ी मोटिवेटेड फील करता है. मैं पूरी तरह से एग्री हूँ शिव प्रकाश सर से कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है कोलैबोरेशन का. स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशंस सोने पे सुहागा साबित हो सकता है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और आगे आके बढ़ के आपको थाम लेना चाहिए. जब इस प्लेटफॉर्म पे शिव प्रकाश सर जब दे रहे हैं आपको इस तरह का, तो 100% सभी को आगे बढ़ के इस तरह के कोलैबोरेशंस को करना चाहिए. और स्पोर्ट्स लॉ के साथ भी हम लोग को कोलैबोरेशंस करना चाहिए, क्योंकि जितने भी फेडरेशंस हैं वो लोग एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स कंपटीशन लॉज को ध्यान में रख के चलते हैं, जिसमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हमेशा उस पर्टिकुलर पार्ट का पैनल में होता है. तो ये ज़रूर और ध्यान में रखने वाली बात होनी चाहिए कि सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाए. थैंक यू मैम. As we all know that sports, it's not an individual, but industry में सारे teams का equal efforts and sync होना चाहिए. सर ने sports science, expertise, foundation and scientific labs की बात करी.
सो एंडिंग विथ इंदू मैम आपका क्या कॉल है इस पे? मेरे ख्याल से वी हैव टू वर्क एज अ होल, चेंज द एटीट्यूड, लर्न द टेस्ट ऑफ सक्सेस एट इंटरनेशनल लेवल, एंड देन ओनली वी कैन अचीव एनीथिंग. अदरवाइज हम छोटी छोटी खुशियों से बड़े खुश बैठे रहेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और एक बार जोरों से शोरों से तालियां होनी चाहिए सभी पैनलिस्ट के लिए. बिफोर विल कंक्लूड दिस सेशन, मे आई रिक्वेस्ट नाउ डॉक्टर रीना पुनिया, जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं, टू प्लीज़ कम ऑन स्टेज. आई थिंक कुछ क्वेश्चंस भी पूछना चाह रहे थे, तो ये भी हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सर. आज का जो पैनल डिस्कशन का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा था मैंने. ये था द ओलंपिक ड्रीम्स, द रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाइंग द टैलेंट एंड नर्चरिंग द टैलेंट. तो सर जैसे कि साइंस इंडिया की बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स साइंस की बात करो, किस साइंस की बात करें, मेडिकल साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वो कहाँ से अच्छी हुई? यूनिवर्सिटी सेक्टर से, स्कूल सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से. हम स्पोर्ट्स को एकेडमिक्स में ढूंढते हैं, वो अकेडमी जो चलती है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत ही लो पार्टिसिपेशन होता है, थोड़ा सा मास पार्टिसिपेशन की पॉसिबिलिटी होती है यूनिवर्सिटी सेक्टर में. तो वहाँ पे स्पोर्ट्स मतलब ना के बराबर है. ना गवर्नमेंट बहुत अच्छी पॉलिसीज़ लेके आ रही है, पर वहाँ इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल 0% के बराबर है. तो सर मेरा क्वेश्चन अर्णव गुप्ता जी से है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स लॉ में काम कर रहे हैं. तो सर जैसे कि NIRF है, NAC सिस्टम है, रैंकिंग सिस्टम है, वहाँ पे स्पोर्ट्स के नाम पे किसी भी यूनिवर्सिटी को रैंकिंग में बहुत ऊपर जाने की संभावना नहीं है. तो वहाँ पे जो पॉइंट्स को डाला जाए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, अचीवमेंट से, और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, जब तक पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा तब तक मेडल्स की बात ही नहीं कर सकते हम. और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से कितना कोलैबोरेशन है, ये 4 पॉइंट अगर ऐड हो जाते हैं रैंकिंग सिस्टम में, NAC और NIRF में, तो हर यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि उस दौड़ में जाएगी और ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स इंप्रूव होगा. आपका क्या मानना है सर? और स्पोर्ट्स लॉ इसमें क्या कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्योंकि 2017 से गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रही है, खेलो इंडिया, फिट इंडिया. थैंक यू. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्टीमेटली जो सिंक है वो कहाँ मिसिंग है. एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है भाई गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए. लेकिन मैं इसको एक स्टेप आके लेके जाता हूँ कि आज जो है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. हमारे को इतनी गवर्नमेंट डिपेंडेबिलिटी क्यों है? आज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना खुद का ही एक अगर कोलैबोरेशन करें तो दे कैन वर्कआउट कि भाई अगर स्पोर्ट्स के लिए ये अगर आपके चीज़ें अवेलेबल हैं तो देयर आर पॉइंट्स. ये बिल्कुल बहुत ही रेलिवेंट इशू है कि देयर शुड बी पॉइंट फॉर एवरीथिंग. और वो जो पॉइंट है जो अभी हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने, क्योंकि ये जो है ये प्रो बोनो एक्टिविटीज़ कहलाती हैं कई चीज़ें जिनके लिए पैसा नहीं है. तो वी आर वर्किंग ऑन अ प्रो बोनो सोशल इम्पैक्ट क्रेडिट्स. तो वो जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं देयर शुड बी गिवन फॉर एवरी प्रो बोनो एक्टिविटी. और जिस यूनिवर्सिटी के या जिसके प्रो बोनो ज़्यादा पॉइंट बनते हैं उसको एक इसको जो है अकोलेट्स. अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी क्या चाहती है? यूनिवर्सिटी नीड अकोलेट्स. जैसे मैंने वो मिशिगन का दिया कि भाई उनका जो एक बंदा का he got more than 20 gold Olympics. तो वो मिशिगन यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा वो हो गया. ऐसे यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया है उनके लिए, एंड देयर लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. और इसी का जो बेसिक इशू आ रहा है आज, प्रॉब्लम क्या है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे आज जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उसको चेक करने के लिए देयर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स. आज स्कूल के लेवल पे और कॉलेज के लेवल पे, और इसीलिए अभी हमने एक स्टूडेंट्स वर्ल्ड कप शुरू कर रहे हैं, अभी करा है, हमने लॉन्च करा उसका सॉफ्ट लॉन्च. उसमें ये है कि वी विल स्टार्ट डूइंग द रैंकिंग और गिविंग देम ग्रेड्स टू ईच प्लेयर राइट फ्रॉम द डे ही स्टार्ट्स प्लेइंग इंटर स्कूल्स, इंटर स्कूल्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल. नेशनल लेवल पे तो फिर नेशनल सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो कि बने हुए हैं, लेकिन उस लेवल तक आपको जो टैलेंट सर्च करनी है और फिर उसको जो सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो बेसिक, दिस इज अ कॉल फ्रॉम माई बिहाफ ऑन ऑल द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, and they can contribute and they can win accolades for the nation and really contribute in getting gold Olympics. That's my take. Thank you so much to all the panelists. बहुत बहुत धन्यवाद. Building Olympic dreams. सपने देखें, सपनों को देखना ज़रूरी है और उसके बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उन सपनों को सच करना. तो अब ये हमारे हाथ में है कि वो सपने सच कैसे हों, साकार कैसे हों.
गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, यूनिवर्सिटीज़ अपना काम कर रही हैं, अब हमें अपना काम करना है। आज के इस डिस्कशन से आपको बहुत सारे वैल्यूएबल इनपुट्स मिले होंगे, आपको उसका ध्यान रखना है और साथ ही साथ में अपने इस पैशन को जो स्पोर्ट्स का है, आप चाहे करियर देखते हैं या इसको आप अपने एक पैशन लेते हैं, उसको आपको जीना है और इसका सपना देखना ना भूलें। दूरदर्शन को इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। फिर मिलेंगे आपके साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद। कितने किलोमीटर इनके साथ दौड़ती हूँ मैं, इन्होंने कितना पसीना बहाया है उसकी गवाह हूँ मैं। मिट्टी हो या मैट, दोनों पे इनके साथ हूँ मैं। इनका फोकस कितना क्लियर है पता है मुझे। नेशनल एंथम पे सीना तान के खड़ी होती हूँ मैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक, सालों से देश की सेवा में खड़ी हूँ मैं। ये सिर्फ स्पोर्ट्स की जर्सी नहीं, देश की वर्दी है। कितने किलोमीटर इनके साथ दौड़ती हूँ मैं, इन्होंने कितना पसीना बहाया है उसकी गवाह हूँ मैं। मिट्टी हो या मैट, दोनों पे इनके साथ हूँ मैं। इनका फोकस कितना क्लियर है पता है मुझे। नेशनल एंथम पे सीना तान के खड़ी होती हूँ मैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक, सालों से देश की सेवा में खड़ी हूँ मैं। ये सिर्फ स्पोर्ट्स की जर्सी नहीं, देश की वर्दी है।